हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं। पहला हमने किया था एसआई यूनिट्स के बारे में और दूसरा हमने मोशंस वाला चैप्टर किया था। मोशन वाले चैप्टर में हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आए हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से फिर करवा दूंगा। न्यूमेरिकल्स की स्पेशल क्लास भी लगवा देंगे। लेकिन उससे पहले लक्ष्य कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली क्लासेज आपको मिलती रहे। तो आज की जो हमारी यूनिट है उसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो कि बिल्कुल मोशन के तुरंत बाद आती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप ही करते जाएंगे हर एक यूनिट को। तो उसके बाद हमारी जो यूनिट आती है वो आती है वर्क। जैसा कि मोशन वाले चैप्टर को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने उसमें न्यूटन के नियम पढ़े थे। न्यूटन का जो पहला नियम है वो हमें किसकी परिभाषा देता है, वो हमें ना फोर्स की परिभाषा देता है। और फोर्स के कारण ही हम किसी भी वस्तु को हिला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और उस फोर्स की डिपेंड पर ही हमारी कौन सी यूनिट शुरू होती है, फिर वर्क शुरू होता है। तो बात यहाँ पे आती है कि वर्क होता क्या है। वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य। अब कार्य कह लो, काम कह लो, एक ही बात है। जनरली अगर हम किसी को बोले कि मैं तो ना इतना काम करके आया हूँ, इतना काम करके आया हूँ, ये वो काम करके आया हूँ, इन टर्म ऑफ साइंस में अगर काम की डेफिनेशन अगर हमें देनी हो तो काम की डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी वस्तु के ऊपर हम लोग बल लगा लेते हैं और उस बल के कारण वस्तु के अंदर क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य। फॉर एग्जांपल ये कोई वस्तु है, अगर इसके ऊपर हमने F फोर्स लगा दिया और ये मूवमेंट होगी, कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, तो साइंस की टर्म में ये एक कार्य है। अगर हम बैठे बैठे कार्य कर दे रहे हैं और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो कार्य नहीं कहलाता है, वो जीरो वर्क डन कहलाता है। तो कार्य की डेफिनेशन है क्या कि कार्य जब किसी वस्तु के ऊपर हम लोग बल लगाते हैं और बल के कारण वस्तु के अंदर क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू बल मल्टीप्लाई बाई विस्थापन। मतलब बल और बल के कारण क्या, विस्थापन। विस्थापन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, S से। S से हम किसको बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। और इसकी SI मात्रक की अगर मैं बात करूं तो SI मात्रक क्या होगा, इसका SI मात्रक होगा जूल। जैसा कि मैंने आपको पहले यूनिट में भी बताया था। जिसको नहीं पता है वो हमारा पहला लेक्चर देख सकता है, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ SI यूनिट्स के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं वहां से। और CGS में अगर इसका मात्रक पूछ ले तो CGS में इसका मात्रक होगा अर्ग। क्या आएगा, अर्ग। SI में पूछ ले तो जूल, और CGS में पूछ ले तो क्या होगा, अर्ग होगा। ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि अगर आपसे पूछ ले कि किसी अगर कोण में या एंगल में कार्य हो रहा है, मतलब कोई कार्य किस में हो रहा है, एंगुलर डिस्टेंस में हो रहा है, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कोस थीटा। और आपको पता है कि कोस जो 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है और कोस जो 90 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जब भी हम किसी कोण में, कोणीय गति में या एंगल में हम कोई कार्य कर रहे हैं तो मैक्सिमम कार्य कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 0, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। एक ये बात याद रखनी है आपने। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्य कहते हैं। कार्य जो होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो धनात्मक कार्य, धनात्मक को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। दूसरा कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है ऋणात्मक और एक हो सकता है जीरो, जीरो शून्य कार्य। कौन सा कार्य, ऋणात्मक कार्य, इसको नेगेटिव कहते हैं, शून्य जीरो कार्य। अब ये कैसे हैं, धनात्मक का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, जीरो का मतलब क्या हो गया। जैसे धनात्मक का मतलब हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जैसे कोई भी कार्य अगर हमारी सोच के बिल्कुल पॉजिटिव हो रहा है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फोर्स लगाया, तो ये अगर इस दिशा में मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये जा भी किस दिशा में रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो ये वाला कार्य हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। यानी जिस तरफ हम इसको भेजना चाह रहे थे ये वही जा रहा है, तो ये वाला कार्य कौन सा कार्य कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो इसकी डायरेक्शन है, वो क्या हो रही है, अपोज कर रहा है ये उसका, तो वो कार्य क्या कहलाएगा, नेगेटिव। यानी ये हमारी जिस तरफ हम इसको भेजना चाहते हैं उसके क्या हो रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, तो ये वाला कार्य क्या कहलाएगा, नेगेटिव कार्य। जैसे आपने देखा होगा कि खुरदरी सतह पर अगर किसी वस्तु को फिसलना हो तो वो फिसलती नहीं है, वो क्या करती है, उसका विरोध करती है। तो ये वाला अगर एग्जांपल में देखूं तो किसका है, नेगेटिव। तो
उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। लेकिन एक बैल है, जैसे वो बैल क्या करता है, बैलगाड़ी को आगे की तरफ खींचता है, और बैलगाड़ी जाती भी किस तरफ है, आगे की तरफ ही जाती है। तो जब वस्तु बल की दिशा में ही जाती है तो वह कार्य क्या कहलाता है, पॉजिटिव कार्य कहलाता है। लेकिन जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है तो वह कार्य कौन सा कहलाता है, नेगेटिव। विपरीत का मतलब हो गया नेगेटिव चल रहा है भाई, तो जैसे किसी को बोल नहीं देते कि मेरी सोच से नेगेटिव चल रहा है, तो नेगेटिव का मतलब है कि वो कार्य कैसा कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। लेकिन अगर कोई आपकी सोच के बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब जिस तरफ आप वस्तु को भेजना चाहते हैं फोर्स लगा के, तो वो कार्य क्या कहलाएगा, धनात्मक कार्य। कौन सा कार्य कहलाएगा, धनात्मक कार्य कहलाएगा। लेकिन शून्य कार्य कौन सा हो जाएगा, शून्य भी कोई कार्य होता है भाई, जीरो काम भी होता है। कैसे, जैसे आपने देखा है कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है s की वैल्यू है वो जीरो है, तो यहाँ पे हमारा जो w है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस सिचुएशन में जैसे आपने देखा है कि प्लेटफॉर्म पर एक पुली है, वो सामान को क्या करता है, उठाए रखता है। जैसे एक प्लेटफॉर्म पे एक पुली है, ठीक है, ये एक पुली है, ये क्या करता है, एक सामान को सर पे उठाए रखता है। क्या करता है, सर पे उठाए रखता है और इसको लेकर इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन वस्तु जिस पर ये फोर्स लगा रहा है वो तो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, और जब वस्तु डिस्प्लेस नहीं होती है तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, जीरो कार्य कहलाता है। जैसे किसी वृत्त के चारों तरफ कोई वस्तु घूमकर वापस वहीं पे आ जाती है, तो वह भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, जीरो कार्य कहलाता है। तो आपको तीनों प्रकार के कार्य मैंने बता दिए। धनात्मक कार्य कब होगा, जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होगा तो कार्य धनात्मक होगा। एग्जांपल मैंने बता दिया, बैल के द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, चिकनी सतह पर हम फिसल सकते हैं तो हम उसी दिशा में जाते हैं, लेकिन खुरदरी सतह पर अगर फिसल रहे तो हम फिसल नहीं पाएंगे, तो कार्य क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। शून्य कार्य कब कहलाएगा, जब वस्तु का विस्थापन ही नहीं हो रहा है तो कार्य कैसा कहलाएगा, शून्य। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और इसका डेफिनेशन क्या है, सही डेफिनेशन बिल्कुल, कि कार्य जब करते हैं हम तो किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और बल के कारण जब वस्तु के अंदर विस्थापन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। एक टॉपिक हो गया हमारा ये वाला। इसके बाद आता है कि जब ये जो कार्य होता है, वर्क जो होता है वो ऊर्जा के ही बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे अगर नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है वो क्या है, ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है। अब कोई भी कार्य है उसको करने के लिए हमें कोई ना कोई किसी न किसी क्षमता की तो जरूरत होती है। तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी क्या है, जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक भी क्या है, जूल है। और अगर इसका सीजीएस मात्रक पूछ ले तो वो क्या है, कैलोरी है। क्या है, कैलोरी। अगर पूछ ले कि एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है तो एक कैलोरी में 4.26 जूल ऊर्जा होती है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। अब जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। अब एनर्जी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एक होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना है। गति का मतलब है कि मोशन से, मोशन का मतलब है कि कोई चीज हम क्या हो रही है, चल रही है। यानी जब कोई वस्तु गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, किसी भी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी ये किसकी वजह से होती है, बाय मोशन की वजह से होती है, गति की वजह से होती है। लेकिन ये वाली किसकी वजह से होती है, नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन की वजह से। पोजीशन का मतलब हो गया स्थिति। स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? अगर समझ आ रहा है तो सभी लाइक का बटन दबाते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का मतलब है कि वस्तु अगर चल रही है, जैसे अभी हम सिर्फ गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा का मतलब है कि वस्तु किसके कारण, गति के कारण कार्य करने की क्षमता। यानी वस्तु क्या है, जैसे आपको बोल दे कि उड़ते हुए पक्षी में कौन सी है, फुटबॉल में कौन सी ऊर्जा है,
चलते हुए आदमी में, चलती हुई कार में, अगर बैट से हमने बॉल को मारा तो बॉल किस ऊर्जा के साथ गई है। जब भी हम दूरी तय करके जाते हैं किसी समय के साथ तो वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, गतिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा के कारण ही बंदूक की गोली अपने लक्ष्य में भी धंस जाती है। उड़ते हुए पतंग में पूछ ले, पक्षी में पूछ ले, किसी भी चीज में पूछे, जो किसके कारण हो रही है, सिर्फ गति के कारण, यानी बाय मोशन, मोशन के कारण जो ऊर्जा पैदा हो रही है वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, हमारी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, ये बड़ा ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला कैसे निकलेगा इसका। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। कार्य आपको पता है, कार्य आपको पता है किसके बराबर होता है, F इंटू एस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, F इंटू एस के बराबर होता है। F जो था न्यूटन के नियम में मैंने आपको बताया था कि m इंटू ए के बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये भी मैंने रिलेशन आपको बताया था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। लेकिन जब कोई वस्तु जीरो से चलना शुरू करती है तो उसकी इनिशियल मैंने प्रारंभिक बताई थी आपको, प्रारंभिक स्पीड क्या होती है, वो जीरो होती है। तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। तो s की वैल्यू यहाँ पे होगी v स्क्वायर बाई 2a। अगर ये हम फॉर्मूले में रख देंगे तो e इज इक्वल टू m इंटू a इंटू v स्क्वायर बाई 2a। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और e इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। और ये हमारा किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, अगर किसी को नहीं दोबारा समझ आ रहा है एक बार वीडियो को पीछे करके देख लो, तब भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करो, मैं आपको दोबारा फिर करवाऊंगा। देखेंगे अभी ध्यान से, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या निकल के आया है हमारा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब है भार है, क्या चीज है, भार है। वी क्या है यहाँ पे, वी वस्तु की क्या है यहाँ पे, वेग है, क्या है, वेग है, एक तरह से स्पीड है। तो इस फॉर्मूले से क्या निकल के आता है बाहर, इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से समझें। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो m के क्या है, समान अनुपात में, क्योंकि एक के ही है तो एक ही m है, लेकिन v स्क्वायर के भी समान अनुपात में। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट आते हैं जो कि आपको नोट करने हैं। अगर आपको बोल दे कि यदि वस्तु का द्रव्यमान या भार को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो वस्तु के जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा, उस पर क्या असर होगा। तो वो बोलता है कि अगर 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में देखना है कि वो समान अनुपात में है। अगर आप इसको डबल करोगे, सॉरी m को डबल करोगे तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ये वाली भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बोले कि वस्तु की गति को 2 गुना कर दिया हमने, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर कितना असर होगा, अगर मान लो वस्तु का हम v को कितना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसमें बढ़ेगी, स्क्वायर में। किसमें बढ़ेगी, 2 गुना करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। 3 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। क्या चीज बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्क्वायर में बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, जैसे रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर किसी एक रेलगाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, अगर उसकी स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होगा। तो आपने देखना है कि वो स्क्वायर में बढ़ेगी। किसमें बढ़ेगी, स्क्वायर में बढ़ेगी। स्क्वायर आपको आते ही है सारे, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, ये सब। तो आपको ऐसे करना है। ऐसे ही वो अपोजिट भी पूछ सकता है, अगर वो बोले कि अगर ये हाफ होगा तो ये वाली भी हाफ हो जाएगी, लेकिन अगर उधर हाफ होगा तो हाफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/3 बोलेगा तो 1/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही है। तो इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से रखना है। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला देके भी पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद हो ही गया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। अब आपको एक चीज याद होगी, इसका संवेग के साथ एक रिलेशन है। संवेग के साथ क्या संबंध है, फॉर्मूले को वो ना थोड़ा दोबारा बदल के भी लिख देता है। जैसे रेलवे के भी आर्मी के एग्जाम हो रहे थे, पीछे जो जेई के टेक्निकल के एग्जाम हो रहे थे, उसमें क्या करता है, फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके पूछ लेता है। ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं वहां पर। फॉर्मूला कौन सा मिलेगा वहां पर, जैसे
अगर मैं ऐसे करूं हाफ m गुना v स्क्वायर, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में 1m कर दूं और 1 डिवाइड में m कर दूं तो बात तो वही है, लेकिन अब ऊपर क्या हो गया, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई m। और आपको पता है कि समेक का फॉर्मूला क्या होता है, समेक p इज इक्वल टू m इंटू v होता है। क्या होता है, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। ये मैंने आपको न्यूटन्स के नियम में पिछले लेक्चर में बताया था, आप देख सकते हैं अच्छे से समेक के बारे में मैंने बिल्कुल बताया हुआ है। फिलहाल आप यहाँ पे क्या नोट करने वाले हैं कि p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो m का स्क्वायर v का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर डिवाइड बाई m। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो नया फॉर्मूला बन के आया वो क्या आया है, हाफ p स्क्वायर बाई m। इसको भी हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने, दोनों के दोनों किस में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा होती है वो पोजीशन के कारण होती है। ये वाली जो ऊर्जा होती है ये दिखती नहीं है लेकिन वस्तु के अंदर होती है। जैसे घड़ी का सेल देखा होगा आपने, सेल के अंदर जो ऊर्जा संचित है, सेल तो कहीं चल के नहीं जा रहा, गति कोई तय करके नहीं जा रहा, कोई दूरी तय करके नहीं जा रहा, लेकिन उसके अंदर जो ऊर्जा है वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वृक्ष देखेंगे आपने, वो अपने पत्ते खुद ही झाड़ देते हैं। तो वो क्यों झाड़ देते हैं, उनके हमने कोई वो प्रोवाइड तो करवाया नहीं, उनके अंदर ये इनबिल्ट होती है, मतलब स्टोर्ड होती है। और जो खुद के अंदर स्टोर होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक तरह से इसको क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। मतलब ये गुप्त ऊर्जा होती है, ये दिखती नहीं है किसी को, इनविजिबल है, लेटेंट कहते हैं, लेटेंट हीट होती है। एक तरह से दिखती नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। जैसे धनुष से हमने धनुष देखा है आपने, कुछ इस तरह से होता है, हम उससे क्या करते हैं, एरो छोड़ते हैं, एरो तो चला जाता है लेकिन कमानी तो वही रहती है, कमानी तो कोई दूरी तय नहीं करती। पूछ रहे कि एरो के अंदर कौन सी ऊर्जा है, तो आपका जवाब रहेगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि दूरी तय करके गया, गति तय करके गया। लेकिन अगर कमानी में पूछ ले ना कौन सी ऊर्जा है, तो कमानी में कौन सी ऊर्जा है, कमानी में खड़े खड़े कार्य कर दिया इसने, तो खड़े खड़े कार्य कर दिया तो कौन सी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल जो एनर्जी होती है ये ना दो तरह की होती है। एक तो होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक, और एक होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इसको तो कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में क्या फर्क है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये वस्तु की ऊंचाई के कारण होती है। किसके कारण होती है, कोई वस्तु जैसे छत के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर में जो ऊर्जा है वो किसके कारण, या कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट है वो किसके कारण है, ये ऊंचाई के कारण, मतलब किसी वस्तु की ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है ना वो तो ऊर्जा कहलाती है। इसका फॉर्मूला भी है P = mgh। m क्या है, यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है, क्या है यहाँ पे, वस्तु का द्रव्यमान। g क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो हमारा ग्रेविटेशन आएगा, उसमें हम पूरे डिटेल में करेंगे कि ये है क्या। गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहते हैं कि पृथ्वी पर जब कोई चीज गिरती है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो आकर्षण कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। h क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई होगी, यानी वस्तु की ऊंचाई के कारण, वस्तु की ऊंचाई के कारण जो उसमें ऊर्जा स्टोर्ड होती है या संचित होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लेकिन इलास्टिक का मतलब आप समझ गए, इलास्टिसिटी क्या होती है, एक तरह से हिलना डुलना, वाइब्रेशंस के कारण जो ऊर्जा, जैसे स्प्रिंग के अंदर कोई स्टोर ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है। और इसका फॉर्मूला क्या देगा, P = ½ kx²। फॉर्मूला। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कल के पेपर में आया है कि स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, वो कितनी होती है, ½ kx²। k क्या है यहाँ पे, प्रत्यास्थ का गुणांक है, प्रत्यास्थ का नियतांक एक कांस्टेंट है जो कि किसका, इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। x क्या है यहाँ पे, x है उसका टाइम इंटरवल है
किसका, कंपन का, वाइब्रेशंस का। वाइब्रेशन का क्या है, टाइम इंटरवल है। तो ये वाली जो ऊर्जा है ये कौन सी ऊर्जा है, पोटेंशियल। अब इसके अंदर एक नियम आता है ऊर्जा को लेके, कभी भी एक नियम आएगा, वो नियम है क्या, ऊर्जा को लेके एक नियम आता है, उसे कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। क्या कहते हैं इसको, ऊर्जा का संरक्षण नियम। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी ये लॉ आए तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको क्या करा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम, ऊर्जा की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ऊर्जा की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको क्या करा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसको क्या करा जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जनरेटर से भी सारे बिजली के उपकरण चल जाते हैं, क्योंकि जनरेटर के अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है यांत्रिक ऊर्जा, और जो हमारे जो ये चलते हैं वो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, यानी ऊर्जा की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलने की क्रिया को कहते हैं ऊर्जा रूपांतरण। क्या कहते हैं, ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत आ जाए तो क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही क्या करा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। सभी को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को भी दिखाएं जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके भी काम आ जाए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में 30 नंबर की साइंस आती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बेसिक फॉर्मूले पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने फ्रेंड्स जो की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए अभी सीखते हैं कि एनर्जी, इसके अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम, जैसे मैं कुछ यंत्र बता रहा हूँ आपको, ये एक तरफ से हम यंत्र बना लेते हैं, सभी टेबल बनाएंगे इसको अच्छे से, एक तरफ लिख लेते हैं ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण का मतलब है कि कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में ये बदलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, डायनेमो। डायनेमो कहते हैं जनरेटर को, डीजी सुनाएगा कि डीजी ऑन कर दो भाई। तो डायनेमो क्या करता है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, मैं बीच में एक एरो का निशान लगाऊंगा, इसका मतलब है चेंज। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। टेबल आप अपने हिसाब से बना लेना, थोड़ी बड़ी सी बना लेना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत मोटर का उल्टा काम आपने देखा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चलाते हैं, लेकिन वो देती हमें पानी है, यानी यांत्रिक मशीन यूज करते हैं हम। तो इसका काम इसका अपोजिट है, यानी ये विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। विद्युत बल्ब आप सभी ने देखा है, बल्ब जल भी रहा है, देखो सबके घर में जल भी रहा है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा ले लेता है और हमें क्या दे देता है, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी में बदल देता है। किसमें बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। फिर आपने विद्युत हीटर तो देखा ही होगा, सबके घरों में हीटर है आजकल। हीटर का मतलब हीट गर्म करना, वही है। विद्युत ऊर्जा लेगा, क्या कर देगा, विद्युत ऊर्जा लेगा और उसको क्या कर देगा, हीट, उष्मा में बदल देगा। तो उष्मा लिख लो एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने सोलर सेल लिख लो, चलो सोलर सेल। सोलर सेल आपने देखे होंगे, आजकल सोलर पैनल चले हुए, एनर्जी, सूर्य की एनर्जी को सेव करने के लिए सभी ने घरों की छतों पे देखे होंगे प्लेटें लगाई है, सोलर पैनल कहते हैं जिन्हें। वो क्या करती हैं, सूर्य की ऊर्जा को लेते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे सारे उपकरण चलते हैं उनसे। तो क्या करता है, क्या है, सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को किसमें बदल देता है, सौर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद आता है मोमबत्ती, देखिए सभी ने,
मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती बनी होती है केमिकल की, दैट केमिकल, उस केमिकल को कहते क्या है? मोम कहते हैं, वैक्स कहते हैं। तो मोमबत्ती यानी ये क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है? प्रकाश में बदल देती है, और हीट भी देती है थोड़ी। क्या देती है? सेम काम है वो किसका है? कोयले का। कोयले के केस में आप लोग यही वाला लिखेंगे। कोयला भी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आपने देखे होंगे क्या करते हैं? ईयरफोन देखे होंगे। ईयरफोन को लाउड स्पीकर क्या करते हैं? लाउड स्पीकर क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा लेते हैं और उसको किसमें बदल देते हैं? ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? ध्वनि ऊर्जा। ईयरफोन देखेंगे आपने। ईयरफोन क्या करते हैं? ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में, यानी ये इसका अपोजिट काम करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये एक छोटी सी टेबल है जो आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी इसका। तो इसके अंदर हमने क्या बताया कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको पैदा किया जा ना उसको खत्म किया जा सकता है। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? उसकी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, और इस अवस्था को बदलना क्या कहलाता है? ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। जैसा कि हमने टेबल में देखा, ये जो यंत्र है ये किस लिए यूज करे जाते हैं? ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करे जाते हैं। हम किसी न किसी ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। हम उसको ना तो खत्म कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक अवस्था को दूसरी अवस्था में, जैसे बड़ी बड़ी टरबाइनें लगा दी, ऊपर से पानी गिराते हैं, विद्युत बना रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। कितने सारे हम काम कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। तो अभी तक हमने यहाँ पे दो टॉपिक किए हैं, दोनों का क्या नाम है? एक तो वर्क के बारे में पढ़ा, एक एनर्जी के बारे में पढ़ा है। हमने वर्क पढ़ा। वर्क क्या होता है कि फोर्स लग रहा है वस्तु के ऊपर और वस्तु में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वस्तु कार्य कर रही है। अब उस कार्य को करने के लिए कोई ना कोई एक क्षमता भी चाहिए, वो क्या कहलाती है? हमारी एनर्जी कहलाती है। लेकिन अब ये दोनों चीजें यूज हो रही है हमारी, अब इसको मेजर किससे करेंगे? तो उसके लिए जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? पावर। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति क्या कहलाती है कि अब जो कार्य कर दिया या जो ऊर्जा हमने लगा दी, उसको जब हम टाइम के साथ मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। शक्ति क्या कहते हैं? शक्ति। वो वाली शक्ति, वही ये वाली शक्ति है, ये जो आप सब कह रहे हो वो पूरी पहलवान वाली शक्ति। लेकिन ये किसकी है? मशीनों की है, मनुष्य की है, हर एक चीज की शक्ति है, जो किसमें मेजर करी जाती है? वाट में। किसमें मेजर करी जाती है? वाट में। शक्ति कैसा ही मात्रक वाट है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अगर किसी को अभी तक भी याद नहीं है तो वो पहला चैप्टर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। क्या कहते हैं? पावर होती क्या है कि कार्य करने की दर को, कार्य जो किया है आपने उसको अब मेजर भी करना है। अब कार्य को जब हम मेजर करेंगे समय के साथ तो वो क्या कहलाएगी? पावर। तो W/T यानी कार्य डिवाइड बाय समय। अब कार्य को तो हम लोग जूल में मेजर करते हैं, समय को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो और पावर का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट है। यानी वाट का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, इधर मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूं। वाट का फॉर्मूला क्या है? जूल अपॉन में सेकंड। अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपको 1 वाट एनर्जी, यानी आपने जो कार्य किया 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया, यानी दो तीनों की वैल्यू 1-1 है, तो कैसे आएगी? 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया तो एनर्जी कितनी लगी? 1 वाट। 2 जूल कार्य कितने सेकंड में किया? 1 सेकंड में किया, तो कितनी एनर्जी लगी? 2 वाट। तो वाट अगर एक फॉर्मूला तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब कुछ कन्वर्जेंस है, जैसे आपने सुनाएगा कि 1000 जो वाट होते हैं उसका मतलब होता है 1 किलोवाट। किलो एक अलग लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है 1000। क्या मतलब होता है? 1000। जैसे 1 किलोमीटर, किलो का मतलब 1000 मीटर, उसको 1 किलोमीटर बोल दिया। वैसे ही 1000 वाट का क्या बोलते हैं हम? 1 किलो वाट। अब एक आपने सुनेगा 1 HP। HP कहते हैं हॉर्स पावर। फुल फॉर्म क्या है इसकी? हॉर्स पावर। अश्व शक्ति कहते हैं इसे। अश्व शक्ति का मतलब होता है 746 वाट।
कितना 746 वाट, ठीक है 746 वाट। और उसके बाद एक और इसके अंदर कन्वर्जन ये लिख लेना आप सभी। इसके बाद ऊपर लिख देता हूं मैं, 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। जैसे मोटर देखे होंगे आपने, विद्युत मोटर, उसके ऊपर लिखा रहता है कि इतने HP की मोटर है, इतने HP की मोटर है, तो ये वही है। उसके बाद आता है 1 मेगावाट, MW से लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10 की पावर 6 वाट। और 1 किलोवाट बिजली जब 1 आवर में खर्च हो जाती है तो इसका मतलब है कितने बिजली खर्च हो गई, 1 यूनिट। कितनी बिजली खर्च हो गई, 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई है। और जो यूनिट बिजली है वो हम लोग, हमारा जो बिल आता है घरों में, वो हमारा यूनिट के हिसाब से आता है। यानी पावर जो हम कंज्यूम करते हैं वो किसमें करते हैं, यूनिट में खर्च करते हैं। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट चलेंगे सबकी कैपेसिटी वाट में है, किलोवाट में है। जैसे बल्ब है हमारा 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब है वो 1 घंटे में कितनी बिजली खर्च कर देता है, 100 वाट। 200 वाट का कोई चीज है तो वो 200 वाट कर देता है, 300 का है तो 300। अगर किसी का 1 किलोवाट का लोड है तो इसका मतलब है 1 घंटे में उसकी कितनी बिजली खर्च हो रही है, 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट अगर बिजली खर्च हो रही है तो इसका मतलब है कितनी बिजली खर्च हो रही है, 1 यूनिट। और जब भी आप यूनिट निकालेंगे तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लिखेंगे। हम सिर्फ आज फॉर्मूला करेंगे, कल हम उसके बारे में न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से पहले आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, यूनिट जब भी आपको निकालनी पड़ी कि कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो आप क्या लिखेंगे, समता। समता का मतलब है यहाँ पे कोई भी चीज चल रही है उसकी कैपेसिटी, C मल्टीप्लाई बाई घंटे, कितने वो घंटे चली है। उसके बाद हावर्स बोलते हैं इनको, और उसके बाद कितने दिन तक चला है। कई बार महीने 2 महीने का बिल आता है तो वो दिन आ जाएंगे इसके अंदर, तो डेज। तो आपको सिर्फ ये करना है, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा है इस चैप्टर में। एक तो हमने सीखा है कि वर्क क्या होता है, एक हमने सीखा है कि एनर्जी क्या होती है, और एक हमने सीखा है कि पावर क्या होती है। और पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, W/T। यानी वर्क को जब हम मेजर करते हैं किसी चीज में तो वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। कुछ कन्वर्जन सीखे हैं हमने, और एक ये छोटी सी टेबल है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। इस टेबल को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि ये सामान्य व्यक्ति की पावर कितनी होती है, वो कितनी होती है, 0.05 HP से लेकर, HP का मतलब मैंने बता दिया हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है, 746 वाट, ठीक है। 1 मेगावाट का मतलब जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं या बड़े जनरेटर होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है या उनकी जो पावर होती है वो किसमें मेजर की जाती है, मेगावाट में। जैसे पानीपत वाला थर्मल है, कोई यमुनानगर वाला थर्मल है, कोई भी थर्मल है, उसके बाहर लिखा रहता है कितने मेगावाट की कैपेसिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कितने 1 किलोवाट जब बिजली खर्च हो जाती है तो कितनी बिजली खर्च हो जाती है, 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। और यूनिट जब भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसकी पावर, कोई भी वस्तु है उसकी कैपेसिटी कितने वो लोड ले रहा है और उसके घंटे कितने चल रहा है वो मल्टीप्लाई बाई डेज कर देंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आए हुए थे, हरियाणा के ग्रुप डी में आए हुए थे, रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, SSC में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सभी इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप सबसे पहले अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें और इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, आपको हर एक लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा, लक्ष्य कैरियर एकेडमी के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि स्टडी से बढ़कर कोई चीज नहीं। कहते हैं कि अगर नशा करना है तो स्टडी का नशा करो, फालतू चीजों का नशा मत करो, क्योंकि फालतू चीजें क्या देगी, सिर्फ आपको बिगाड़ेगी, आपके शरीर को खराब करेगी। लेकिन स्टडी का नशा एक ऐसा नशा है कि आपको कहाँ ले जाएगा, सक्सेस तक ले जाएगा। और जिंदगी में सक्सेस वही होते हैं जो मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। खाना भी खाया नहीं जाता जब तक उनको हाथों से नहीं खाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए थैंक यू। आप सभी YouTube के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें, नोट्स बना लें। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी, ठीक है। ओके, थैंक यू।